नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल ब्रेन बूस्टर 24 में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वह भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज फिर आपके सामने लेकर आए हैं एक और नई वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा वंश और एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना जो कब्जा है, अपना स्वामित्व स्थापित किया। इसके जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, ठीक है, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि आखिर हम क्या क्या आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य आखिर क्या था। इसके बाद इसकी राजधानी के बारे में जानेंगे। इसके जो मौर्य साम्राज्य के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसे अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है और इंडिका है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में फिर हम पढ़ेंगे इसके जो महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद बिंदुसार। इसके बाद फिर हम अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे अशोक के जो महत्वपूर्ण शिलालेख थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे जो शिलालेख हैं उनमें किस शिलालेख के अंदर क्या वर्णित है। जो महत्वपूर्ण शिलालेख है बस वही लिए गए हैं इसमें, ठीक है, फालतू आपको बिना मतलब की बातें बिल्कुल नहीं बताई जाएगी। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आखिर इसका जो अंत था मौर्य साम्राज्य का, वह जो पतन था किस प्रकार से हुआ। तो इन सब सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो को देखने के बाद मौर्य साम्राज्य के आपके जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत कुछ आज आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं है। और आप ये लाइक भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर मौर्य साम्राज्य क्या था। कि जो देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी 322 ईसा पूर्व के आसपास। इसके आसपास की बात है, देखिए एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन क्या है 322 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये आपको पता होना चाहिए। मौर्य साम्राज्य लौह युग से संबंधित भौगोलिक दृष्टि से व्यापक ऐतिहासिक शक्ति था। ठीक है, मौर्य वंश के 3 प्रसिद्ध शासक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की महिमा को शिखर तक पहुंचाया, इन 3 के बारे में ही हम पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। तीनों के तीनों जो शासक हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शासक हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं भारतीय इतिहास को लेकर। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे, मौर्य साम्राज्य की मौर्यों के शासनकाल में भारतीय इतिहास में पहली बार राजनीतिक एकता हासिल हुई। भारत गंगा के मैदान की विजय के साथ केंद्रीकृत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ी सी बात थी कि इसके बाद हमने क्या जाना कि जो इसकी स्थापना की मौर्य वंश की, वह चंद्रगुप्त मौर्य ने की है। ठीक है, इसके साथ में आपने जाना क्या कि इसके जो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं कौन कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। आप इसे इन तीनों के नाम ऐसे याद कर सकते हैं, CBA, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ABC आप ऐसे लिख दीजिए और इन्हें उल्टा पढ़िए, CBA, चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके बाद में आपका बिंदुसार है और इसके बाद में आपका अशोक है। देखिए, इसकी जो राजधानी थी, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह क्या थी? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप क्या कहेंगे? पाटलिपुत्र। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य को जानने के जो ऐतिहासिक स्रोत है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऐतिहासिक स्रोत है वह क्या है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है? जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। ठीक, 2 प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। पहला प्रश्न कि जो अर्थशास्त्र है वह किसने लिखा, तो आप क्या कहेंगे? कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। इसके बाद किस भाषा में लिखा गया था, तो यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि जो अर्थशास्त्र है वह कौटिल्य द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो कौटिल्य थे वह किसके समकालीन थे, तो आप क्या कहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के ये समकालीन थे। समकालीन का क्या मतलब होता है? देखिए, समकालीन का मतलब होता है साथ साथ, कि ये दोनों एक साथ साथ थे, हालांकि पास में नहीं थे, दूर होंगे, लेकिन जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा था उस समय कहीं पर कौटिल्य भी थे। अर्थशास्त्र राज्य के प्रशासन के लिए आवश्यक संपूर्ण कानूनी और नौकरशाही ढांचे से संबंधित है। यह मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें 15 पुस्तकें और 180 अध्याय व 3 व्यापक प्रभागों में यह
विभाजित है। तो इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको क्या है, पहला कि अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र, और ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं मुद्रा राक्षस। दूसरी जो किताब है वह मुद्रा राक्षस है। ये भी संस्कृत में लिखा गया है और ये किसने लिखा है, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। ठीक है, संस्कृत में लिखा है और विशाख दत्त ने लिखा है। यद्यपि यह कार्य गुप्त युग का है, वह मौर्यों के अधीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों की छवि देता है। ठीक है, ये जो लिखा गया था, ये लिखा गया था गुप्त काल में, लेकिन गुप्त काल में लिखने के बाद भी मौर्यों की जो उस समय सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में हल्का हल्का सा इसमें पता लगता है। इसमें कौटिल्य के मार्गदर्शन में नंदों पर चंद्रगुप्त मौर्य की जीत का वर्णन किया गया है। इसके बाद आती है इंडिका। देखिए इंडिका क्या है, इंडिका इसने लिखा है, ये लिखी मैगस्थनीज ने। इंडिका को, ये ग्रीक राजदूत था मैगस्थनीज, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इन्होंने राजधानी शहर पाटलिपुत्र और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का भी लेखा जोखा लिखा है। उनकी रचनाएं पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है और उनके कार्यों के अंश ग्रीक लेखकों द्वारा एकत्र और संकलित किए गए थे। यह संकलन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। इन तीन प्रमुख स्रोतों के अलावा बौद्ध साहित्य, पुराण मौर्य साम्राज्य का विवरण देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ साहित्यिक स्रोत थे जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है या हमें पता चलता है। अब हम जानेंगे कुछ आगे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि एक बार में ही आपके अच्छे समझ में आ जाए। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, ये मौर्य वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। ब्राह्मणवादी परंपराओं के अनुसार उसका जन्म नंद दरबार में एक शूद्र महिला से हुआ था, लेकिन बौद्ध परंपरा के अनुसार गोरखपुर क्षेत्र में मौर्य नामक एक क्षत्रिय वंश में उसका जन्म हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि आखिर यदि बात करें ब्राह्मणवादी परंपराओं की तो शूद्र महिला से हुआ था, यदि बौद्ध परंपरा की बात करें तो क्षत्रिय वंश में उसका जन्म हुआ था। ये चीजें इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसका आपको क्या जानना है कि पहले इसका संस्थापक के बारे में आपको जानना है। संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने नंदों की गिरावट की कमजोरी का फायदा उठाया और चाणक्य या कौटिल्य, देखिए जिसे मैं कौटिल्य बोल रहा हूँ, चाणक्य भी उसका ही नाम है। ठीक है, कभी आप सोचे यार कौटिल्य पता नहीं किसे किसे बोला जा रहा है, क्या है, उन्होंने चाणक्य कौटिल्य की मदद से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को उखाड़ फेंका और खुद को सम्राट के रूप में ताज पहनाया। ठीक है दोस्तों, चाणक्य की सहायता से, ठीक है, यदि प्रश्न यह है किसकी सहायता से, तो चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को उखाड़ फेंका और खुद को सम्राट के रूप में ताज पहनाया। उत्तर पश्चिम भारत सेल्यूकस के अधीन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों के बदले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध के पश्चिम क्षेत्रों को सेल्यूकस से मुक्त कराया। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के तहत एक विशाल क्षेत्र लाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर और पश्चिम भाग के साथ बिहार, उड़ीसा और बंगाल शामिल थे। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्व के हिस्से थे जो मौर्य शासन के अधीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य एक निरंकुश शासक था जिसकी सारी शक्ति अपने हाथों में रख रखी थी। उसके प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, उसके पास एक विशाल सेना थी। रोमन लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। यानी कि ये इसके पास क्या है, एक डाकुओं की सेना कहा जाता है इसकी सेना को। ठीक है, डाकुओं की सेना किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसे डाकुओं की सेना कहा जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार, यूनानियों ने उन्हें, देखिए बिंदुसार के कुछ नाम दिए हैं जैसे अमित्रगात, अमित्रोचेट्स या एलिट्रोचेट्स नाम से पुकारा, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। उसके द्वारा 16 राज्यों को साम्राज्य के अधीन लाया गया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय हुई। दक्षिण राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वह कलिंग था, और कलिंग को किसने जीता, फिर अशोक ने जीता। उसका शासन यूनानियों के साथ निरंतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था। कौटिल्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। अब अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक और बिंदुसार का पुत्र है। वह अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। वह पहला शासक था जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाया। सिंहासन पर बैठने के बाद कलिंग युद्ध, उसने एकमात्र युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध। ठीक है, और कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ था, उसे इसका जो देखा नरसंहार को देखकर उसने भैरीघोष की जगह धर्मघोष को अपना लिया था। इसके साथ उन्हें युद्ध छोड़ने वाले पहले सम्राट के रूप में जाना जाता है। अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। जो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी वह इनके द्वारा आयोजित की गई थी
उन्होंने दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और कई सारे देशों में अपने मिशनरी, ठीक है, धर्म प्रचार के लिए भेजे थे। प्राचीन भारत के महान शासक अशोक थे, जो अपने मिशनरियों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि द्वारा मौर्य साम्राज्य में एक और एकीकरण लाया। उनकी धम्म की नीति एक व्यापक अवधारणा थी, जिसमें जीवन के तरीके, आचार संहिता और सिद्धांतों के सेट शामिल हैं, जिन्हें लोगों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने लोगों के बीच धम्म के प्रचार, धम्म महामाता की नियुक्ति की। उन्होंने धार्मिक सहिष्णु नीति का पालन किया। वह शांति, गैर आक्रामकता और सांस्कृतिक विजय की नीति को अपनाने के लिए जाने जाते हैं। अशोक के शिलालेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसका अभिलेखों का जो आधार है, अशोक के इतिहास रचा गया। ठीक है, अभिलेखों के आधार पर ये आपको पता है कि भाई पहले ये तो है नहीं कि पूरी पूरी बातें लिखी हुई हैं जी, नहीं आज की तरह कि भाई इंटरनेट पे आप ढूंढ सकते हैं या फिर किताब में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय क्या था, जो अभिलेख थे उन्हीं के आधार पर ये सारा सारा जो इतिहास है लिखा गया है। धर्म के प्रचार के लिए इनके प्रयास को दर्शाते हैं। जो शिलालेख है, देखिए बड़े पैमाने पर जनता के लिए अशोक की घोषणा शिलालेखों पर ही लिखी गई है। लगभग 39 शिलालेख मिले हैं और इन्हें 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, प्रमुख स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख। अशोक नाम केवल लघु शिलालेख एक की प्रतियों में मिलता है, जो महाराष्ट्र में एक स्थान पर और कर्नाटक में 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। अन्य सभी शिलालेखों का नाम देवनाप्रिय, प्रियदर्शी, जिसका अर्थ देवताओं को प्रिय है। देखिए, ये पूछा गया है कि अशोक का जो नाम है वह किस शिलालेख पर देवनाप्रिय, प्रियदर्शी कहा जाता है। अशोक का नाम केवल लघु शिलालेखों की प्रतिमा पर मिलता है, यानी कि जो अशोक है, जो लघु शिलालेख है उस पर उसका नाम अशोक मिलता है, जो महाराष्ट्र में एक स्थान पर और कर्नाटक में 3 स्थानों पर पाए जाते हैं। अन्य जितने भी अभिलेख है पाए जाते हैं उनमें उसका नाम देवनाप्रिय, प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय मिलता है। उनके जो शिलालेख हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और भारत में पाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए शिलालेख ज्यादातर प्राकृत में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए लिखे गए थे, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में अरामिक और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, और जबकि उत्तर पश्चिम भाग में अरामी, ठीक है, और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया है। अब देखिए शिलालेख क्या है, शिलालेख के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शिलालेख का अर्थ है उन लेखों से जो पत्थर की पट्टियों, चट्टानों को खोदकर लिखे गए हो। देखिए दोस्तों, जैसे सपोज कीजिए कोई पत्थर है और मैं इस पर ऐसे खोद खोद कर कुछ लिखने लगूँ तो ये शिलालेख हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की जो भाषा है प्राकृत है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में ये लिखे गए हैं। भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक शिलालेख अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कुछ शिलालेख खरोष्ठी, आर्मेइक, यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। इनकी लिपि क्या है, खरोष्ठी है। शाहबाजगढ़ी और जो मानसेरा अभिलेख है इनकी लिपि खरोष्ठी है। 14 शिलालेखों का वर्णन है। देखिए, पहले शिलालेख में क्या है, पशु बलि की निंदा की गई है। केवल यही पूछा जाता है कि किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है, तो आप क्या कहेंगे, जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है, दूसरे शिलालेख में ये बात लिखी गई है। तीसरे शिलालेख में राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि हर 5 वर्ष के उपरांत राज्य का दौरे पर जाएं। चौथे शिलालेख में बहिर्घोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है, तो ये चौथे शिलालेख में है। पांचवें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, ये पांचवें शिलालेख में है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, छठे शिलालेख में। इसके बाद 12वां शिलालेख है। देखिए, जो महत्वपूर्ण है केवल वही लिखे हैं, ज्यादा ऐसी कुछ नहीं लिख दिया उठाकर कुछ भी। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, केवल इसमें यह बात महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़ना है कि स्त्री महामात्रों की जो नियुक्ति है वह किस शिलालेख के माध्यम से की गई है, तो जो 12वां शिलालेख था उसमें की गई है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है जनता को अशोक के द्वारा, 14वें शिलालेख में। अब देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या है, 2 महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। अशोक का शासन जो था वह अंत हो गया। कैसे हुआ, देखिए कई कारण, विशाल साम्राज्य का पतन और अंत हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन, विद्वान 2 व्यापक देखो बहस की जाती है। वैसे तो इसमें आप लोग देखिए, पहली है ब्राह्मणवादी प्रक्रिया। यद्यपि अशोक ने धार्मिक सहिष्णु की नीति अपनाई, वह जानवरों और पक्षियों की हत्या के खिलाफ थे, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अंधविश्वासों और अनुष्ठानों का भी प्रतिबंध करते थे। अशोक के इस बलिदान विरोधी रवैये ने ब्राह्मणवादी समाज को नुकसान पहुंचाया, जो कुर्बानी के नाम पर दी जाने वाली पेशकशों पर गुजारा करते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे, भाई कुर्बानी ये होगा तो इससे फिर ये काम होगा, वो तो ये काम करते थे, लेकिन इसने क्या किया कि हम पशुओं की हत्या नहीं करेंगे। ठीक, तो इससे वो क्या रुष्ट हो गए। इसने ब्राह्मणों के अशोक के विरुद्ध कर दिया, इसके प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। इसके बाद वित्तीय संकट था। मौर्य साम्राज्य प्राचीन काल से बड़ी सेना, आधिकारिक सबसे बड़ी रेजिमेंट को रखने के लिए जाना जाता था, जिससे काफी व्यय होता था।
तो इन सब से क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य कहीं ना कहीं पतन की ओर अग्रसर हो गया। दोस्तों आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।